नीट पीजी काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ पुलिस की झड़प का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है और कोर्ट से मामले की संजीदगी को देखते हुए अज खुद नोटिस लेने की अपील की गई है। साथ ही अर्जी गुजार ने कहा है कि मुल्क में कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए डॉक्टरों के मुतालबे पर गौर किया जाना चाहिए। साथ ही दिल्ली में डॉक्टरों के खिलाफ गलत सलूक करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई है। नीट पीजी काउंसलिंग कर रहे तमाम डॉक्टरों के प्रदर्शन का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके ये मांग की गई है कि तमाम जो डॉक्टर फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं उन तमाम डॉक्टरों के मामले को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे कि तमाम छात्रों की मांग को लेकर सरकार तुरंत उचित कदम उठाए। याचिकाकर्ता विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी मांग की है कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके इस हड़ताल को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे देश भर में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में तमाम जो डॉक्टर सड़कों पर हैं उनके प्रदर्शन को लेकर सरकार को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा हाल ही में जिन डॉक्टरों पर मारपीट किया गया है या जिन डॉक्टरों के साथ अभद्रता की गई है उन तमाम पुलिसकर्मियों को लेकर ठोस कदम उठाएं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि नीट पीजी की काउंसलिंग को लेकर सरकार एक कमेटी बनाए और ये कमेटी जल्द से जल्द तमाम डॉक्टरों के इस पूरे विवाद को सुलझाने को लेकर उचित कदम उठाए, ताकि तमाम जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं वो वापस अस्पताल में जाएं और जो तमाम लोग परेशान हो रहे हैं इलाज के लिए उनको इलाज जल्द से जल्द मिले। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। लखनऊ में सीएम योगी खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर सरकार ने कोरोना प्रबंधन के अपने कार्य को तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया ही, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया गया है। और आज इस अवसर पर जब रसोइयों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम को और निदेशकों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इसी बात को कहना चाहता हूं। जो मांग यहां पर की गई थी, रसोइयों के मानदेय को 1000 से 1500 रुपए करने का कार्य भी हमारी सरकार ने 2019 में किया, 18 में किया और 19 से इसको लागू भी कर दिया गया। और आज इनकी कुछ और मांग है, इसके मानदेय के साथ साथ कुछ और मांग है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम लोग कुछ कार्य यहां पर करना चाहते हैं। खासतौर पर एक तो आंगनबाड़ी की तर्ज पर इन लोगों ने ड्रेस की मांग की है और मैं आज कहना चाहता हूं कि इनको रसोइया जितने भी हैं उनको वर्ष में 2 साड़ी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इनको उपलब्ध करवाएंगे। एप्रन और हेड कैप का पैसा सीधे रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। रसोइयों से हर एक रसोइया का खाता खुलवाएंगे। हर एक रसोइये को प्रयास होना चाहिए कि हर एक रसोइया को हम लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा के कवर के साथ भी जोड़ें, जिससे उनको यह सुविधा उपलब्ध हो सके। और उसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ने की इस कार्रवाई के साथ इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां इनका लाभ मिलना चाहिए। नवीनीकरण के समय स्कूल में पाले के पढ़ने की बाध्यता के बारे में अक्सर होता था और दूसरा मनमानापन निकालने की व्यवस्था। गंभीर शिकायत है तो वहां पर एक टीम बना करके उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद आप अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। लेकिन आगे बढ़ते हैं। नागालैंड में शहरियों की हलाकत मामले की जांच जारी है। इसी कड़ी में आज फौज की टीम जाए हादसे का दौरा करेगी। वजारत दिफा के कोहिमा के राब्ते आमा के अफसर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ख्याल रहे कि ये सान्या 4 दिसंबर को पेश आया था। फौज की पैरा स्पेशल फोर्सेस ने
कोयले की कानों के मजदूरों की गाड़ी को माओ नवाजों की गाड़ी समझकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई थी। नागालैंड की पुलिस ने 21 पैरा SF यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए हैं और उसे बिला इश्तियाल फायरिंग बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, WHO ने इंतबाह दिया है, ओमाइक्रॉन अभी भी एक बड़ा खतरा है। ओमाइक्रॉन तिबी निगहदाश्त के निजाम को दरहम बरहम कर सकता है। कई मुल्कों में तेजी से ओमाइक्रॉन फैल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी सतह पर ओमाइक्रॉन के मामलों में 11% इजाफा हुआ है। ओमाइक्रॉन के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, WHO ने इंतबाह दिया है, ओमाइक्रॉन अभी भी बड़ा खतरा है। ओमाइक्रॉन तिबी निगहदाश्त के निजाम को दरहम बरहम कर सकता है। WHO का कहना, कई मुल्कों में तेजी से ओमाइक्रॉन फैल रहा है। आपको बता दें, गुज़िश्ता हफ्ते आलमी सतह पर ओमाइक्रॉन के मामलों में 11% का इजाफा हुआ है। वहीं मुल्क में कोरोना और उसके नए वेरिएंट के मामलों में इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,195 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना के एक्टिव मामले 77,052 है। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में ओमाइक्रॉन के मामले 781 हो गए हैं। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 230 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। मरकजी वुज़रा काउंसिल की आज मीटिंग है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मीटिंग की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में कोरोना नए ओमाइक्रॉन की सूरत हाल पर बातचीत होगी। ख्याल रहे कि मुल्क में ओमाइक्रॉन के 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कई रियासतों में वबा के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए गए हैं। ओमाइक्रॉन के मामले मुल्क की 21 रियासतों में रोशनी में आ चुके हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत दीगर रियासतों में बंदिशें नाफिज कर दी गई हैं। और वहीं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज मीटिंग है। इस मीटिंग में कोरोना और उसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। दिल्ली में हालिया दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया, जो तशवीश का बाइस है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फैलाव को रोकने के लिए बंदिशें आयद कर दी है। नाइट कर्फ्यू जारी है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान दिल्ली NCR में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मुलाजमत पेशा अफराद पर पड़ा है। रोजाना मेट्रो और बसों से सफर करने वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ग्रेप के येलो अलर्ट के तहत मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मेट्रो 50% ही मुसाफिरों के साथ चलेगी। आज मेट्रो स्टेशन के बाहर बड़ी भीड़ देखी गई, वहीं लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। DMRC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने मंगल की शाम एक बयान जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली हुकूमत की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए जारी करदा नई हिदायत के मुताबिक मेट्रो में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी होगी। लोग मेट्रो ट्रेन में सिर्फ 50% निशिस्तों पर ही सफर कर सकेंगे। काफ़ी परेशानी होगी आम जनता को न। अगर करना ही था, कल के बात करें तो लगभग 300 के अप्रोक्स केसेस कल आए हैं। गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना परेशानी हो रहा है। ये तो सारा पॉलिटिक्स है। आप देखो यूपी में सारा कुछ हो रहा है, नॉर्मल सब कुछ हो रहा है। वहाँ तो कोई लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, ये एक बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि प्रिकॉशन मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि लास्ट टाइम पे भी अगर हमने कुछ ऐसे प्रिकॉशन मेजर्स नहीं लिए थे, इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो ठीक है, अभी हमने टाइम टू टाइम बेसिस पे अगर हम ऐसे चेक करते रहेंगे तो केसेस डेफिनेटली फॉल होंगे। सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करना चाहिए। हम कितनी देर से हमारा सांस फूल, हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और इतनी बड़ी लाइन में थक गए हम। तो आप क्या चाहते हैं? सीनियर सिटीजन को कहीं से जगह देनी चाहिए अंदर जाने के लिए। नहीं, कोविड का तो सही है, कोविड आ गया तो कोई नहीं, रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। सबको मास्क लगाइए, लेकिन ये है कि जो बड़ी बड़ी रैलियां और उनमें भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ गैदरिंग होगी कोरोना तो हर जगह फैलेगा ही। मेट्रो या बस में दोनों में कोई भी यूज़ कर लेता हूँ, बट मेट्रो बस से भी नहीं जा सकता, क्योंकि बस में भी एक सीट छोड़कर बैठने की इजाज़त है।
और मेट्रो में इतनी बस भी नहीं रुक रही है। मेट्रो में इतनी लंबी लाइन है कि समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊं। घंटों लग जाएंगे, लाइन में ही घंटों लग जाएंगे। यूरोप कोरोना की तीसरी लहर की जद में है। फ्रांस, बर्तानिया, इटली, यूनान और पुर्तगाल में कोरोना के नए मामलों में बेपनाह इजाफा हुआ है। फ्रांस इन दिनों कोरोना का मरकज है। वहां यौमिया रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में फ्रांस में 1,79,807 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना मुतासरीन की फ्रांस में एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। शनिचर के रोज फ्रांस में 1,04,000 मामले दर्ज किए गए थे। उधर बर्तानिया में एक दिन में 1,29,471 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूनान, इटली और पुर्तगाल में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। 496 मामले कल दर्ज हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट 1% के नज़दीक धीरे धीरे पहुंच रहा है और येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। क्या ग्रैब को लेकर सरकार पुनर्विचार करने के लिए सोच रही है या फिर ग्रैब ही सही है, उससे ही कंटेन? देखिए, अभी तो जो स्टेज 1 है, येलो जो स्टेज थी, उसको कल लागू कर दिया गया है। बाकी जो भी डिस्कशन होगा वो डीडीएमए की मीटिंग के अंदर होगा। तो डीडीएमए की बैठक में क्या ग्रैब पे चर्चा हो सकती है? अभी मीटिंग होगी, चर्चा होगी, उसके बाद ही पता लगेगा। फिर आपने कहा करीब 1% के करीब पॉजिटिविटी पहुंच रही है, तो क्या अगले अलर्ट को लेकर तैयार है दिल्ली सरकार? क्योंकि लगातार 2 दिन अगर 1% रहा तो वो अलर्ट आपको देखिएगा, 2 दिन 0.5 से ऊपर रहा था, 2 दिन 0.5 से ऊपर रहा तो फर्स्ट स्टेज पे कर दिया गया। अभी हो सकता है नीचे आ जाए, जरूरी नहीं है कि 1 से ऊपर ही रहे। सर, एक सवाल और है। दिल्ली में 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। कितने बच्चे हैं, आकलन अगर मोटा हिसाब मिल जाए कि कितने बच्चे हैं? दूसरा, क्या जो वैक्सीनेशन सेंटर जहां आपको वैक्सीन लगाई जा रही थी वहीं पे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी या फिर आप कोई अलग सेंटर खोलेंगे? नहीं, देखिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। हजारों सेंटर हमने बना रखे हैं, उन्हीं सेंटर्स को यूज किया जाएगा। अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और अब देखो, फर्स्ट डोज तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड डोज वाले लोग अपने जब नंबर आता है तभी आते हैं। तो अब जो फर्स्ट डोज लगवाने के लिए आएंगे वो जो यंग बच्चे हैं 15 से 18 वाले वही आएंगे। सर, उनकी संख्या कितनी? मरकजी वजीर सत्येंद्र जैन कोरोना के हवाले से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को पहला डोज 3 जनवरी को लगाया जाएगा, जबकि उनके लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होगा। वहीं बुजुर्गों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाने का हुकूमत ने खाका तैयार किया है। रियासत में 15 साल से 18 साल की उम्र के तकरीबन 49,27,835 बच्चों को और 71,62,015 बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। इसी के साथ हुकूमत ने फ्रंटलाइन वर्कर को भी बूस्टर डोज लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। ये वैक्सीन लगेगी। हमने आज उसकी तैयारियों के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में इस सेगमेंट के कितने हितग्राही होंगे उसकी सूचना ली है और 15 से 18 साल के बच्चे मध्य प्रदेश में लगभग 49,27,835 हैं जो हमें अभी सूचना मिली है। 3 तारीख से जो भी हमें केंद्र सरकार के दिशा निर्देश होंगे उस हिसाब से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को निष्पादित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात और कही है प्रिकॉशन डोज की। तो हेल्थ वर्कर और हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी प्रिकॉशन डोज की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास दोनों सेगमेंट की व्यवस्थित लिस्ट है। जिनको हमने दोनों डोज लगवाए हैं उनको हम प्रिकॉशन डोज का जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे हम उसको पूरी तरह निष्पादित करेंगे। हम सब में कोई ना कोई सलाहियत पोशीदा होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सलाहियतों को एक अलग मकाम पर ले जाते हैं और मिसाली बन जाते हैं। हमने अपनी पहल यंग जीनियस में कुछ ऐसे बच्चों की सलाहियतों को महमीज लगाया कि वो मिसाल बन गए हैं। आज हम मिलवाएंगे दिल्ली से एक और बासलाहियत बच्चे रिया सचदेव से।
लॉन टेनिस में अंडर 14 कैटेगरी में नंबर 1 रिया सचदेव पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। स्कूल में जब वो क्रिकेट खेलती थी तो खूब चौके छक्के मारती थी। ये देखकर उनके पिता ने उन्हें लॉन टेनिस की ओर मोड़ा, क्योंकि इस खेल में मजबूत कलाई की जरूरत होती है। फादर का हमेशा से था कि इंडिविजुअल स्पोर्ट में जाऊं, और इसके अंदर जब पहली बार टेनिस कोर्ट पे उतरी तभी से रैकेट कनेक्शन बहुत अच्छा था कि फील आती थी, हमेशा सेंटर से बॉल कनेक्ट होती थी, तो उससे लगता था कि ये स्पोर्ट बना ही मेरे लिए है। रिया को आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है। जगह जगह जाकर टेनिस खेलना काफी खर्चीला काम है। परिवार को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन वो रिया का खेल नहीं रुकने देंगे। सेकेंड ईयर में जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत टफ स्पोर्ट है और इसके लिए क्या बोलते हैं अकेले नहीं हो पाएगा। मैंने अपना सारा बिजनेस वगैरह जो भी था उसको वो वाइंड अप करना शुरू कर दिया एंड मैं टोटली ऑलमोस्ट रिटायर हो चुका हूँ इसके साथ। रिया अपनी मेहनत और लगन के बल पर 2021 में अंडर 14 कैटेगरी में ATF एशियन टूर्नामेंट में गर्ल्स डबल्स और सिंगल्स मुकाबलों की विजेता रही। ढाका में अंडर 12 कैटेगरी में ITF एशियन टेनिस टूर्नामेंट के लिए साल 2019-20 में हुए साउथ एशियन क्वालिफाइंग इवेंट में रिया गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रही। उन्हें टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। रिया अब तक कई अहम खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। रिया को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कुदरती आफात ने हमेशा वादी लोलाब के दूर दराज इलाकों के लिए कई बार संगीन मसाइल पैदा करते हैं। हिंदुस्तानी फौज ने हमेशा इस तरह की आजमाइश की घड़ी में खित्ते में राहत फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। शुमाली लोलाब में एक हामला खातून को हिंदुस्तानी फौज ने मदद पहुंचाई। हाल बर्फबारी और ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी की वजह से खातून और उसके अहल खाना परेशानी में मुब्तला थे। हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें बरवक्त अस्पताल मुंतकिल करने में मदद की। हनीफा बेगम और उनकी अहलिया ने फौज की इस मदद पर उनका शुक्रिया अदा किया। फौज की इंसानी हमदर्दी की कोशिशों को जिंदगी के तमाम शोबों से हर एक ने सराहा। फौज का जो उसने हमारी मदद की यहाँ तक, वो आए हमारे साथ चल के घर तक, और मैं शिव साहब का भी शुक्रिया करता हूँ जिसने यहाँ तक फौज हमारी भेजी और मदद की हमारी देखने में। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है, बाप का नाम अब्दुल हमीद मुगल है। शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। धुंध के बाइस निस्फ दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में निस्फ दर्जन जख्मी काफी देर तक कार में फंसे रहे। जख्मियों को राहगीरों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसा थाना बलदेव के इलाके में 126 किलोमीटर पर पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा पेश आया है। धुंध के बाइस निस्फ दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में निस्फ दर्जन जख्मी हुए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।